तो हम लोगों ने भैया, हाँ। एक बार मैं पीडीएफ दिखा दे रहा हूँ, शेयर स्क्रीन करके देख लो, आप एक बार सही बन रहा है। नहीं अभी नहीं देखूंगा मैं, रिकॉर्डिंग चल रहा है अभी, क्लास चलने दो। क्लास के बाद दिखाना है तो। ठीक है भैया, ठीक क्लास है। के बाद देख लेना। हाँ हाँ। ठीक। ठीक है, आज हम मैंने नुमेरिकल करा दिए थे वॉइड्स के, है ना। वॉइड्स के काफ़ी बढ़िया बढ़िया नुमेरिकल करा दिए थे तुम लोग को हाँ मैंने। भैया। ओके। तो यहाँ तक तुम्हारा कॉन्सेप्ट और इसके नुमेरिकल वगैरह, है ना, ये सारी बातें ओवर हो गई थी। राइट। अब हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे, डैट इज़ पैकिंग फ्रैक्शन एंड पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में मैंने पहले भी बताया था तुम लोग को, और इसके बारे में मैंने बताया था कि किसकी पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है। ठीक है। अच्छा। तो मैंने तुम लोग को ये बातें बता दिया था। पैकिंग एफिशिएंसी मैंने अभी तुम्हें पूरा ठीक से नहीं पढ़ाया है, केवल मैंने बस इतना बता दिया था कि किसकी एफिशिएंसी कितनी होती है। देखो मुझे वन नोट खोलने दो। सॉलिड स्टेट चल रहा था। राइट। तो ये मैंने कुछ लास्ट क्लास में ही न्यूमेरिकल्स कराए थे मैंने। ठीक है। इसके आगे हम लोग पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में पढ़ेंगे। पैकिंग एफिशिएंसी मैंने सिर्फ कुछ के लिखवा के छोड़ दिए थे, ठीक है ना। ये सब जो पैकिंग एफिशिएंसी तुम्हारे सामने लिखा हुआ है, ये सब छोड़ दिया था बस लिखवा के मैंने। लेकिन आज क्या होगा, मैं पहले तुमको पैकिंग एफिशिएंसी पढ़ाऊँगा, उसके बाद मैं बॉडी सेंटर्ड के लिए, एफसीसी के लिए, है ना, और सिंपल क्यूबिक के लिए पैकिंग फ्रैक्शन हम लोग निकालेंगे, ठीक है ना। और कैलकुलेट करेंगे कितनी होती है, ठीक है ना। तो पहले हम लोग निकालना सीख लेते हैं। तो मैं तुम लोग को पैकिंग एफिशिएंसी पे लेके चलता हूँ। पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में मैंने तुम लोग को क्या बताया था। पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में मैंने क्या बताया था कि इट इज़ अ टेंडेंसी, है ना, ऑफ ए लैटिस टू ऑक्यूपाई द मैक्सिमम नंबर ऑफ द एटम्स, है ना। पैकिंग एफिशिएंसी एक्चुअली में एक एफिशिएंसी है, कैपेसिटी है किसी भी लैटिस की, कि वो अपने अंदर कितने मैक्सिमम एटम्स को क्या कर सकता है, ऑक्यूपाई कर सकता है। दैट इज़ पैकिंग एफिशिएंसी। ठीक है। तो पैकिंग एफिशिएंसी में हमने यही देखना होता है कि नंबर ऑफ़ एटम्स मैक्सिमम कितना परसेंट पैक किया जाता है। ठीक है। तो ये कुछ छोटी सी बातें हैं जो हम लोग करनी है, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं तो इसको थोड़ा ध्यान रखना है। ओके। तो पैकिंग से एफिशिएंसी यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज़ द परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस, है ना, फिल्ड बाय द पार्टिकल्स इज कॉल्ड पैकिंग एफिशिएंसी। टोटल स्पेस में नंबर ऑफ पार्टिकल्स मैक्सिमम कितने फिल्ड हो सकते हैं, दैट इज दूसरी पैकिंग सवाल। एफिशिएंसी। क्या हो गया, आवाज़ नहीं आ रही मेरी। आ रही है भैया। ठीक है, आ रही है ना, ओके। ठीक है। पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द स्फीयर इन द यूनिट सेल अपॉन में वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, है ना, इनटू 100। तो इस फॉर्मूला को तुमको ध्यान में रखना है। ठीक है। मैं वन नोट पे चलता हूँ, मैं पढ़ा देता हूँ तुम लोग को ये पहले। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, डैट इज़ पैकिंग इफ़िशियंसी। ठीक है ना। तो पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में तुम लोग को अभी बताया मैंने, है ना, कि मैक्सिमम कितना एटम हम लोग फिल्ड कर सकते हैं किसी भी लैटिस में, है ना। दैट इज़ पैकिंग एक बजे एफिशिएंसी। और बता दो पैकिंग एफिशिएंसी। देख भाई, मान ले मेरे पास एक बैग है, फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है। मान ले बैग या कोई भी क्रिस्टल है,
इस क्रिस्टल के अंदर, है ना, इस लैटिस के अंदर मैं नंबर ऑफ एटम्स मैक्सिमम कितना कर सकता हूँ, नंबर ऑफ एटम मैक्सिमम कितना फिल्ड कर सकता हूँ मैं, ठीक है ना, कितना कर सकता हूँ, मतलब कोई हद तो होगा, कभी ना कभी तो बैग पूरा भर जाएगा, है ना। बैग पूरा भरने के बाद इसके बाद मैं कुछ फिल्ड नहीं कर सकता हूँ। तो देखो ये मैंने मैक्सिमम फिल्ड कर दिया है। अब ये मैक्सिमम कितना होगा, मैक्सिमम ये 54% हो सकता है ना, या ये मैक्सिमम कितना हो सकता है मेरा 74% हो सकता है, या कितना हो सकता है मेरा, है ना, 63% हो सकता है ना, या 52 पॉइंट समथिंग परसेंट हो सकता है, मतलब कितना परसेंट मैंने इसको फिल्ड किया है ना। अब इसको फिल्ड करने के बाद तुम्हें दिख रहा होगा कुछ ना कुछ खाली जगह छूट रखा है, खाली जगह छूट गया हाँ भैया। है ना। तो ये जो खाली जगह छूटा हुआ है इसको हम लोग कहते हैं वॉइड्स, इसी को कहते हैं ना वॉइड्स। तो हम लोग यहाँ पे हाँ देखेंगे, भैया। हाँ, तो पैकिंग एफिशिएंसी में देखेंगे कि इस क्रिस्टल के अंदर नंबर ऑफ एटम मैक्सिमम हम कितना फिल्ड कर सकते हैं, दैट एफिशिएंसी इज कॉल्ड पैकिंग एफिशिएंसी, ठीक है ना। मान ले इस बैग में मैंने मान लो 70% एटम को फिल्ड कर दिया है, तो बाकी 30% क्या होगा, खाली जगह होगा, है ना। तो 70% क्या कहलाएगा, पैकिंग एफिशिएंसी, और बाकी 30% क्या कहलाएगा, परसेंटेज वाइड। वॉइड एफिशिएंसी। क्या कहलाएगा, वॉइड एफिशिएंसी, ठीक है, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ में आया तुम लोग को पैकिंग एफिशिएंसी का? हाँ भैया। ठीक है, अभी मैं इसका फॉर्मूला लिख दूंगा और फिर हम लोग हर यूनिट सेल के, है ना, पैकिंग एफिशिएंसी निकालेंगे। ओके, और देखेंगे किस यूनिट सेल में कितना पैकिंग एफिशिएंसी होता है। ओके, तो हमारे पास जो पैकिंग एफिशिएंसी आ रहा है ना, पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला अभी दिखाया तुम लोग को मैंने, है ना। तो पैकिंग एफिशिएंसी से पहले तुम लोग क्या पढ़ लो, तुम लोग पहले पढ़ लो यहाँ पर पैकिंग फ्रैक्शन, कि पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है ना। फ्रैक्शन मतलब कितना पार्ट हमने भर दिया है। तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई स्फीयर्स in the unit cell ठीक है, इनटू में टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। टोटल वॉल्यूम क्या होगा यूनिट सेल का, टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब ये सब टोटल वॉल्यूम वगैरह जो भी कुछ है ना, ये सब मैं निकालना सिखलवाऊंगा अभी तुम लोगों को, किसको निकालते कैसे हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय स्फीयर मतलब कितने स्फीयर हमने भरा, और पूरे यूनिट सेल का टोटल वॉल्यूम कितना था। इसको डिवाइड मार दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, पैकिंग फ्रैक्शन, ठीक है ना। अगर मुझे पैकिंग एफिशिएंसी निकालना है तो कुछ नहीं करूँगा, जो भी पैकिंग फ्रैक्शन का मैंने फॉर्मूला लिखा है उसको क्या करूँगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे पास पैकिंग एफिशिएंसी आ जाएगा, ठीक है। तो इसी दिखाना चाहूँगा तुम लोग को मैं, देखो देखो पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला ये रहा तुम्हारे सामने, ये रहा पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला, राइट, दिख रहा होगा। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द स्फीयर इन द यूनिट सेल, है ना। अब किस यूनिट सेल में कितना स्फीयर होता है वो तो हम जेड इफेक्टिव से मालूम कर पाएंगे, है ना। तो हमें जेड इफेक्टिव मालूम होना चाहिए किसका कितना होता है, ठीक है ना, इनटू में वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। अगर इस फॉर्मूले को मैं 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ, यहाँ देखो 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो मेरे पास क्या आ रहा है, पैकिंग एफिशिएंसी आ रहा है। क्या आ रहा है, पैकिंग एफिशिएंसी आ जा रहा है। क्लियर हुआ ये पॉइंट? जी भैया। ओके ओके, ठीक है, ठीक। तो अभी ये फॉर्मूला ध्यान रखना है तुम लोग को, है ना। इससे रिलेटेड अभी हम लोग को डाइवेशन करना है, अभी न्यूमेरिकल नहीं करेंगे, डाइवेशन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को पैकिंग एफिशिएंसी निकाल के दिखाना है इन एससीपी एंड सीसीपी स्ट्रक्चर, कि एससीपी और सीसीपी स्ट्रक्चर में पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है, राइट। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हम लोग निकालने जा रहे हैं पैकिंग एफिशिएंसी इन एससीपी एंड सीसीपी, ठीक है ना, स्ट्रक्चर, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है हम लोग को,
डायग्राम बनाना है। देखो CCP कह लो या FCC कह लो, है ना, बात एक ही है। तो इसका कहने का मतलब है FCC, ठीक है ना, एक ही बात होती है। तो पहले मुझे CCP या FCC का मुझे क्या करना पड़ेगा, डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो पहले मैं तुम्हारे सामने डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपका लेटिस बन गया, ठीक है। अब देखो मुझे FCC का डायग्राम बनाना है। तो FCC में क्या होता है, कॉर्नर पे एटम होते हैं और फेस पे होते हैं, ठीक है ना। तो कॉर्नर पे और फेस पे होते हैं, तो मैं एक आइटम को तुम्हारा फेस पे बना लूँगा और बाकी सब कहाँ बनाऊँगा, कॉर्नर पे। तो सारे कॉर्नर वाले को दिखाने की ज़रूरत नहीं है तुम लोग को, सारे कॉर्नर वाले को दिखाने की ज़रूरत नहीं है हम लोग को। 2 कॉर्नर यहाँ दिखा दो, ठीक है। एक यहाँ पर हो गया तुम्हारे पास, इसके अलावा एक और बना दो इस वाले कॉर्नर पे, और 2 कॉर्नर पे बना दिया है। और बाकी जो एक बच गया है वो कहाँ पे होगा, फेस पे होगा। तो जो बाकी एक बच गया उसको फेस पे बना के दिखा दो, यहाँ बीच में है ना फेस पे, यहाँ बना के दिखा दो, ठीक है, राइट। तुम लोग को ऐसा दिखाई दे रहा होगा, राइट। और इसके बीच से एक लाइन खींच दो, ठीक है। ये देखो लाइन खींच दिया मैंने तुम्हारे सामने। अब इसको नाम दे दो, कुछ भी नाम दे दो, A B C, है ना, और D, ये नाम दे दो। तो ये पहले मैंने बना दिया तुम्हारा CCP या FCC का स्ट्रक्चर बना दिया है ना। अब इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हम लोग को क्या सॉल्व करना है, पैकिंग एफिशिएंसी सॉल्व करना है। तो देखो पैकिंग एफिशिएंसी सॉल्व करने से पहले, है ना, मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हें चाहिए क्या क्या। तुम्हें पहली बात जेड इफेक्टिव मालूम होना चाहिए, जेड इफेक्टिव मालूम होना चाहिए FCC का। FCC का जेड इफेक्टिव कितना होता है भाई, FCC मतलब कॉर्नर पे और फेस पे होते हैं, मतलब टोटली 4 होगा। तो जेड इफेक्टिव कितना हो गया FCC का, 4 हो गया, राइट, ठीक है। इसके बाद हम लोग को चाहिए क्या, हम लोग को वॉल्यूम चाहिए। तो वॉल्यूम पता करने के लिए हमें पहले एड्ज लेंथ मालूम होना चाहिए। क्या मालूम होना चाहिए हमें, एड्ज लेंथ मालूम होना चाहिए कि एड्ज लेंथ कितना है। और यहाँ पे जो मैंने अभी खींचा है AB, है ना, सॉरी AC की वैल्यू भी मालूम होना चाहिए कि AC की वैल्यूम तुम्हारे पास कितना है। तो टोटल वॉल्यूम निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, A चाहिए। अगर A आ जाएगा तो मैं AQ निकाल लूँगा, ये हो गया मेरा वॉल्यूम। वॉल्यूम चाहिए, जेड इफेक्टिव मालूम होना चाहिए, ठीक है। इतना बात हो जाएगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, बस यही 2 चीज़ चाहिए। तो मेरे को A निकालना है, ठीक है। तो अभी देखो कैसे निकालेंगे हम लोग। चलो ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं। मैं कह सकता हूँ यहाँ पर इन ट्रायंगल ABC, है ना, ABC। हाँ ABC ले लो या ADC ले लो, तुम्हारी मर्जी है। पाइथागोरस थ्योरम लगेगा और AC की वैल्यू तुम्हारे पास आ जाएगी, ठीक है। तो इस पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग, ठीक है, मान लो ये हमारे पास A है, ठीक है, और ये वाला पॉइंट भी सपोज दैट A है, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग AC की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, है ना। तो हम कह सकते हैं AC स्क्वायर इक्वल टू में AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर, ठीक है। AC स्क्वायर इक्वल टू में, अब AB की वैल्यू क्या है, वो भी A स्क्वायर है, और BC क्या है, वो भी A स्क्वायर है, ठीक है ना। तो AC इक्वल टू क्या हो गया, 2A स्क्वायर।
तो ए सी की वैल्यू 2a कितना आ गया, अंडर रूट 2a। ये ए सी की वैल्यू आ गई तुम्हारे सामने, ए सी की वैल्यू आ गई। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं भैया। नहीं है, ओके ठीक है। मुझे अभी ये निकालना है, मैं ये सारे कैलकुलेशन इसको निकालने के लिए कर रहा हूँ, ध्यान रखना है इस बात को। तो ए सी की वैल्यू एक तो ये आ गया, इसको मान लेंगे हम इक्वेशन फर्स्ट, राइट। अब देखो ये 3 स्फेयर हैं, राइट। एक स्फेयर तुमको यहाँ दिखाई दे रहा है, एक स्फेयर तुमको यहाँ दिखाई दे रहा है, और एक स्फेयर तुमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। 3 स्फेयर हैं, और तीनों स्फेयर की, है ना, मानो तीनों स्फेयर आइडेंटिकल हैं, तो तीनों का रेडियस क्या होगा, आइडेंटिकल होगा। तीनों का क्या होगा, आइडेंटिकल होगा। तो ए से लेकर सी तक, आइडेंटिकल। हाँ, ए से लेकर के सी तक टोटल स्फेयर कितने हैं, 3 है। एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, और एक यहाँ पर है, ठीक है। ये हो गया तुम्हारे पास ए सी। इसका रेडियस मान लो तुम्हारे पास आर है ना, और इसका रेडियस भी मान लो आर है, और इसका रेडियस भी आर है। तो हमें क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ए सी की वैल्यू कितनी आ रही है, 4r दिखाई दे रही है। इसको इक्वेशन क्या मान लेंगे हम लोग, सेकंड मान लेंगे, ठीक है। अब देखो ये भी ए सी की वैल्यू है, और ये भी ए सी की वैल्यू है, दोनों ए सी की वैल्यू है, तो दोनों को आमने सामने रख दो, आप कंपेयर कर लो, है ना। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हमें ए की वैल्यू निकालनी है, राइट। तो हमें मालूम पड़ रहा है कि अंडर रूट 2a इक्वल टू कितना हो रहा है, 4r के बराबर हो रहा है, राइट। ओके, अब देखो इसको मैं जब 4 है ना उसको ब्रेक कर दूंगा, मुझे ए निकालना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर किस तरीके से करूँगा मैं, ये हो गया रूट 2a इजिकल टू, या तुम्हारे लिए एक सिंपल तरीका बताता हूँ, दोनों साइड रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कैलकुलेशन ज़्यादा आसान हो जाएगा। सामने लिख दो ना 2 2 रूट 2। हाँ, बोथ साइड, वेरी गुड। मैं 2 रूट 2 आ जाएगा डायरेक्ट में। हाँ, रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दो या इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर वही आएगा, ठीक है ना। ये हो गया रूट 2 इंटू में 4r, ठीक है। रूट टू क्या हो जाएगा, 2a इक्वल टू में रूट 2 इंटू में 4r, 2 से 2r में चल जाएगा, तो a की वैल्यू कितना आ गया, 2 रूट 2r, ठीक है। कैसे भी सॉल्व कर लो, है ना, कैसे भी सॉल्व कर लो। तो ये a की वैल्यू मालूम पड़ गया हमें, ठीक है ना। अगर a की वैल्यू मालूम पड़ चुकी है तो हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, जो है a क्यूब। हाँ, क्या हो जाएगा, a का क्यूब हो जाएगा। a का क्यूब का मतलब है 2 रूट 2 r का क्या हो जाएगा हमारे पास, होल क्यूब हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात हो गई है हमारे पास, और ये हमारे पास a और r में क्या आ गया, रिलेशन आ गया, a और r में रिलेशन आ गया, मतलब एड्ज लेंथ और रेडियस ऑफ द एटम या स्फेयर के बीच में क्या आ गया, रिलेशन आ गया हमारे पास, ठीक है, ओके। अब देखो पैकिंग एफिशिएंसी हम लोग को निकालना था, राइट। पैकिंग एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, वो क्या होता है, जेड इफेक्टिव इंटू में वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, वॉल्यूम ऑफ, ठीक है ना, स्फेयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इंटू क्या होता है, 100। अब देखो पैकिंग एफिशिएंसी बड़े आराम से निकल जाएगा, जेड इफेक्टिव कितना है, 4, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। कैपिटल आर होगा। हाँ, यहाँ कैपिटल आर होगा क्योंकि हमने कैपिटल आर ले रखा है स्फेयर का रेडियस, राइट। अपॉन में वॉल्यूम, वॉल्यूम अभी निकाल दिया ऊपर, तो ये हो गया 2 रूट 2 आर का होल क्यूब इंटू में क्या हो गया, 100। बस ये फाइनल हो गया, ठीक है ना। इसके बाद सीधा हमें कैलकुलेट करके आंसर लिखना है, कैलकुलेट करके बताओ ये कितना आ रहा होगा, आर क्यूब से आर क्यूब बोल जाएगा। हाँ वो तो नीचे 16 2 आर क्यूब आएगा। आर क्यूब क्यों आएगा भाई, आर क्यूब से आर क्यूब तो कट जाना है ना, आर क्यूब तो फॉर्मूले में आएगा ही नहीं। टोटल क्या आएगा, वो तो कट जाएगा बाद में। हाँ, पूरा बता रहा था क्या आएगा, 0.24 इंटू में 100, मतलब तुम्हारे पास आ जाएगा 74%, ठीक है। तो हमें मालूम है कि एफसीसी में या सीसीपी कह लो या एफसीपी कह लो, राइट, उसमें पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है, 24% होती है, कितनी होती है, 74%, ठीक है ना। तो एफसीसी के लिए अभी हमने निकाला पैकिंग एफिशिएंसी कितना होता है, 74% होता है। यहाँ तक दिक्कत है किसी को? नहीं भैया।
मैं एक बार छोटा कर दे रहा हूँ एक बार स्क्रीन। शुरू से समझा देना। कौन आया अभी? भाई लेट क्यों आता है? देख, हमें पैकिंग एफिशिएंसी निकालना है, ठीक है ना। एफसीसी का पैकिंग एफिशिएंसी निकालना है। तो पैकिंग एफिशिएंसी निकालने के लिए पहले मैंने एफसीसी का डायग्राम बनाया है। एफसीसी का मतलब क्या होता है? एटम कॉर्नर पे होंगे, फेस पे होंगे, तो सारे कॉर्नर को नहीं दिखाना है, सिर्फ 2 कॉर्नर पे दिखा दो, है ना, और एक फेस पे दिखा दो। तो ये तुम्हारा रिजल्टिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये वाला क्या होगा? रिजल्टिंग स्ट्रक्चर बन गया हमारे पास, ठीक है। मुझे इस डायग्राम से सिर्फ एक ही चीज़ निकालना है। भाई अपना माइक बंद कर लो। अजय तुम बंद कर दिया करो किसी का भी माइक चालू हो तो, ठीक है। तो यहाँ पे हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो वॉल्यूम जब निकालेंगे ना, जब हमको ए मालूम होगा, ये ए कितना है, ठीक है ना, तब हम वॉल्यूम निकालेंगे। तो ये सारी कैलकुलेशन हम किस लिए कर रहे हैं? ए को निकालने के लिए कर रहे हैं, राइट। तो अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम ले लूँ, इसमें किसी भी तरीके से पाइथागोरस थ्योरम ले लूँ, तो मुझे ए सी की वैल्यू फाइंड आउट हो सकती है, ठीक है, क्योंकि ये ए है, यहाँ से यहाँ तक ए है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम से मेरे को ए सी की वैल्यू मालूम हो सकती है, ठीक है। तो एक ए सी की वैल्यू ये आ गई। दूसरा, तुम्हें ए सी का वैल्यू, तुम्हें ये जो डायग्राम है वो इस तरीके से दिखाई दे रहा होगा, है ना। और सभी स्फेयर की रेडियस क्या है? आर है। तो ए से लेकर सी तक टोटल आर कितने हैं? 4 आर है। तो मैं कह सकता हूँ ए सी इजकल टू 4 आर के बराबर है। तो एक ए सी की वैल्यू ये हो गया और एक ए सी की वैल्यू ये है। दोनों को क्या कर देना है? कंपेयर कर देना है। दोनों को कंपेयर कर दोगे, है ना, तो तुम्हारा ए की वैल्यू निकल जाएगा। तो ये देखो, मैंने कंपेयर कर दिया। कंपेयर करने के बाद मेरे पास क्या आ गया? ए की वैल्यू आ चुकी है। अब ए की वैल्यू आ गया तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकाल सकता हूँ, वो होता है ए क्यूब। तो इस पूरे का होल क्यूब हो जाएगा, राइट। फिर पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है? जेड इफेक्टिव इंटू में वॉल्यूम ऑफ स्पेयर अपॉन में वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इंटू में 100, ठीक है ना। अब देखो, ये इतना चीज़ फिक्स होता है हर फॉर्मूले में, इतना चीज़ फिक्स होगा। बस चेंज क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, बस यही चेंज होगा। बाकी ऊपर का सब फिक्स रहेगा। और ये फिक्स नहीं रहेगा, जेड इफेक्टिव, है ना, ये भी चेंज होगा। बी, है ना, बी सी सी होगा तो उसके लिए 2 हो जाएगा, सिंपल के लिए 1 हो जाएगा, है ना। तो ये चेंज होता रहता है। तो बस इसको ध्यान रखना है। तो इसको कैलकुलेट करके हम क्या निकाल लेंगे? पैकिंग एफिशिएंसी निकाल लेंगे, राइट। इतनी बात समझ आ गया तुम लोग को? दोबारा समझा दिया मैंने 2 टाइम्स, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे कितना आ रहा है? 74% आ गया। अगर पैकिंग एफिशिएंसी 74% है तो मैं वॉइड एफिशिएंसी निकाल सकता हूँ। वॉइड एफिशिएंसी में निकाल सकता हूँ, कितना हो जाएगा? वॉइड एफिशिएंसी 100 20% माइनस में पैकिंग एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 26%, ठीक है। अगर वॉइड फ्रैक्शन पूछेगा तो 0.26, है ना। अगर वो तुमसे पूछता है कि वॉइड फ्रैक्शन बता दो, परसेंटेज नहीं पूछता है, तो कितना हो जाएगा? 100 से डिवाइड कर 0.26। देंगे। बस ऐसे ही दिख रहा है, क्या करना है डिवाइड करके, ऐसे ही दिख रहा है। फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं 100 से तो परसेंटेज आता है, ठीक है। तो ये चीज़ था, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पर मैंने इस चीज़ को यहाँ पे वर्ड में भी लगा रखा है, ठीक है, देख सकते हो तुम लोग। कितना सिंप्लीफाइड तरीके से डायग्राम है तुम्हारे पास, और बहुत नीट एंड क्लीन तरीके से मैंने इस डेरिवेशन को कर दिया है। पैकिंग एफिशिएंसी 74%, वॉइड एफिशिएंसी 26% पूरा निकाल कर दिखाया है। और फॉर्मूला बिल्कुल बाकायदा लगा हुआ है, सब कुछ वैल्यू पुट है, राइट, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। ये तो एफसीसी के लिए था। क्या है ना, स्लाइड दिखाने से काम नहीं होगा, इसको एक्चुअली में करके देखना होता है एक बार, क्योंकि ये सब एग्ज़ाम में आता है। तो स्लाइड देख के काफ़ी नहीं है इसको करना। नेक्स्ट आ रहा है तुम्हारे पास पैकिंग एफिशिएंसी इन बीसीसी, है ना। बीसीसी का मतलब क्या है? बॉडी प्लस कॉर्नर। तो हम 2 कॉर्नर पे दिखाएंगे और एक कहाँ दिखाएंगे? बॉडी में दिखाएंगे। दिखाना 3 ही स्फेयर है, एक बॉडी में दिखाएंगे, बाकी 2 कहाँ दिखा देंगे? कॉर्नर पे। तो सबसे पहला काम क्या आता है इसमें? डायग्राम बना लो। डायग्राम बनाने के बाद ए की वैल्यू निकालो, फिर वॉल्यूम निकालो, बस यही काम होता है, ओके।
ओके, तो मैंने पहले एक पीछे वाला सरफेस बना दिया है और उसमें ये स्फेयर रख के दिखा दिया है, ठीक है ना। तो ये कौन सा सरफेस है, पीछे वाला है, राइट। अब इसके आगे एक बनाऊंगा मैं, एक बॉडी पर होगा और एक इसके आगे होगा। तो बॉडी वाले को बाद में रखेंगे, पहले आगे वाला बना लेते हैं। ठीक है, अब ये आगे वाला सरफेस आ गया है। डायग्राम को बिल्कुल देखना, नहीं तो फिर बोलोगे समझ में नहीं आया है। डायग्राम को बिल्कुल सही से देखना है, ठीक है ना। और इसका स्फेयर लगा दो यहाँ पर। इसको कहाँ लगाऊंगा मैं, इस आगे वाले कॉर्नर पे, यहाँ पे लगा दूंगा। यहाँ पे लगा दिया। तो एक पीछे वाले कॉर्नर पे दिख रहा है मुझे और एक आगे वाले कॉर्नर पे दिख रहा है, राइट। ये डायग्राम इतना क्लियर हुआ, पहले ये बताओ, क्योंकि डायग्राम समझना ज़रूरी है, तभी एंगल समझ पाओगे मैं कौन कौन सा ले रहा हूँ। अब आगे वाले दीवार के और पीछे वाले दीवार के बीच में, बॉडी में एक स्फेयर रखना है मेरे को, राइट। तो इस दीवार के बीच में एक स्फेयर रखना होगा मेरे को, तो उसको रख देते हैं हम लोग। बॉडी पे रख दिया मैंने। ठीक है, दिखाई दे रहा है तुम लोग को डायग्राम? हाँ भैया। ठीक है, अब थोड़ा और डार्क कलर लो थोड़ा। और डार्क कलर ले लूँ, रुक जाओ। इस तरीके से मैंने बना दिया है, ठीक है ना। एज्यूम कर लो, और ये तीनों आइडेंटिकल हैं, एक जैसे हैं। इसको इतना एज्यूम करके रखो, ठीक है, ओके। बाकी आप क्यूब बना दो इसको, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब पूरा दिखाई दे रहा है तुमको, पूरा डायग्राम तुमने एज्यूम कर लिया है। एक पीछे वाली दीवार के पास है कॉर्नर पे, एक आगे वाली दीवार के पास है कॉर्नर पे, और इसके बीच में क्या रखा गया है, बॉडी पर एक एटम रखा गया है, ठीक है ना। तो टोटल 3 एटम दिख रहा है मुझे, 3 एटम, ठीक है ना। कुछ इस तरीके से दिख रहा है, एक पीछे वाले पर, एक आगे वाले पर, एक बॉडी पे, इस तरीके से दिखाई दे रहा होगा। तो डायग्राम को समझना बहुत बड़ी कलाकारी है, क्योंकि डायग्राम समझ गए तो सारा काम हो जाएगा, ठीक है। अब देखो आगे वाले कॉर्नर से, देखो आगे वाले कॉर्नर से, राइट, ये आगे वाला कॉर्नर है और ये पीछे वाला कॉर्नर है। तो आगे वाले कॉर्नर से लेकर के पीछे वाले कॉर्नर तक, है ना, एक डायगोनल, है ना, क्या कर दो, ड्रॉ कर दो, डायगोनल ड्रॉ कर दो, ठीक है ना। तो ये डायगोनल है जो मैंने ड्रॉ किया है, ठीक है ना। और हर एक की रेडियस कितनी है आपके पास, आर है, ठीक है ना। तो ये आर हो गया, ये आर, ये आर 4R और ये आर, मतलब 4R हो जाएगा। इस डायगोनल को कोई भी नाम दे दो आप, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। इसके बाद और ड्रॉ करता हूँ मैं, डायग्राम को समझना है बहुत आराम से। यहाँ से एक ड्रॉ कर लो, ठीक है, इस तरीके से टेढ़ा हो गया लाइन, ठीक है। एज्यूम कर लो, बस इतना चीज़ है, बस यही मुझे लेना है, राइट। नाम मैं वही ले लेता हूँ पॉइंट्स के जो मैंने पीडीएफ में ले रखा है, ताकि तुमको समझने में आसानी होगा, ठीक है ना। पीडीएफ मैंने ये ए ले रखा है, ये एफ ले रखा है और ये डी ले रखा है। और ये जो पूरा लाइन है, इस पूरे लाइन को मैंने सी मान लिया है, ठीक है। तो ये हमारा डायग्राम हो गया कंप्लीट। डायग्राम में किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो पता क्या है, मुझे निकालना है डायगोनल की वैल्यू, मतलब मुझे ए एफ की वैल्यू निकालनी है, मुझे ए एफ की वैल्यू निकालनी है। तो ए एफ की वैल्यू कब निकाल पाऊँगा मैं, जब मुझे एफ डी मालूम होगा। क्या मालूम होगा, एफ डी की वैल्यू, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा ना मैं, पाइथागोरस थ्योरम इसमें लगाऊंगा मैं, ए एफ और डी इसमें लगाऊंगा पाइथागोरस थ्योरम में। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाने के लिए मुझे इसकी वैल्यू तो मालूम है, ए है, इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है, लेकिन इसकी वैल्यू भी तो मुझे मालूम होनी चाहिए, एफ डी की। एफ डी की वैल्यू क्या होगी, है ना। तो एफ डी यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू पहले निकालना पड़ेगा।
अब यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कैसे निकालूंगा? देखो ये जो एड्ज लेंथ है, ये सब ये सारे के सारे ए है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे पॉइंट दे दो, कहीं ना कहीं मैं इस वाले ट्रायंगल को यूज कर सकता हूँ पाइथागोरस थ्योरम के लिए, और पाइथागोरस थ्योरम को ये वाला ट्रायंगल यूज करके मैं एफ डी की वैल्यू बड़े आराम से निकाल सकता हूँ, निकाल सकता हूँ। ठीक है, निकाल लो। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इन ट्रायंगल ई एफ डी में पाइथागोरस थ्योरम लगाना है और उसको लगा कर क्या निकालना है तुम्हें? एफ डी की वैल्यू निकालना है। तो एफ डी स्क्वायर बराबर हो जाएगा तुम्हारे पास, है ना, ई एफ स्क्वायर प्लस में ई डी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो एफ डी स्क्वायर क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अभी ऐसे ऊपर निकाल के आ रहे हैं हम लोग, तो एफ डी की वैल्यू क्या आ जाएगा? अंडर रूट 2a। क्या आ जाएगा? अंडर रूट 2a। तो ये हमारे पास एफ डी की वैल्यू आ गई अंडर रूट 2a। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई? ओके, अब जो ये वैल्यू आ चुकी है ये है अंडर रूट 2a, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की वैल्यू है, और यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू हम लोग को मालूम है a होता है। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या मैं एफ ए की वैल्यू निकाल सकता हूँ? एफ ए या ए एफ कुछ भी कह लो, उसको निकाल सकता हूँ अगर ये पॉइंट मुझे मालूम पड़ गए हैं तो। ठीक है, तो कौन सा ट्रायंगल लूँगा मैं? ए एफ डी। कौन सा ले लूँगा? ए एफ डी। तो यहाँ पे ट्रायंगल यहीं रहने देता हूँ मैं, इन ट्रायंगल ए एफ डी। इस पर पाइथागोरस थ्योरम लगाओ और ए एफ की वैल्यू ले लो। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ए एफ स्क्वायर इक्वल टू में एफ डी का स्क्वायर प्लस में ए डी का स्क्वायर, राइट। तो ए एफ स्क्वायर इक्वल टू में, अभी देखो एफ डी का स्क्वायर कितना आ रहा है? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना आ रहा है? 2a स्क्वायर। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ 2a स्क्वायर है प्लस में ए डी का स्क्वायर। ए डी की वैल्यू कितनी है? ये देखो a है, ए डी की वैल्यू कितनी है? a है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ a का स्क्वायर। 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कितना हो गया? 3a स्क्वायर। अगर ए एफ स्क्वायर की वैल्यू 3a स्क्वायर है तो ए एफ की वैल्यू रूट 3a रूट 3a हो जाएगा, राइट। इसको हम मानेंगे इक्वेशन फर्स्ट। क्या मानेंगे? इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? नहीं भैया, नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ए एफ इक्वल्स टू 4r करके दोनों को हाँ। रिलेट करा देंगे। हाँ, वो ऊपर दिख रहा है मुझे 4r है, ठीक है ना, तो उसको इवोल्यूट करा देंगे। तो यहाँ पे तुमको दिख रहा है कि एक स्फीयर यहाँ पर है सेंटर पे, जहाँ पे f है, इसका यहाँ से यहाँ तक रेडियस r है। एक स्फीयर और है, इसका टोटल रेडियस कितना हो गया? r प्लस r, डायमीटर हो जाएगा इसका 2r। और एक स्फीयर और है यहाँ से यहाँ तक सेंटर तक a तक, इसकी रेडियस r है ना। तो ये जो तुम्हारे पास ए एफ है, ये क्या दिख रहा है तुम्हें? कहीं ना कहीं 4r दिख रहा है। क्या दिख रहा है? 4r दिख रहा है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर डायगोनल ए एफ कितना है? 4r के बराबर है। इसको क्या मान लेंगे हम लोग? इक्वेशन 2 मान लेंगे। अब ये भी ए एफ की वैल्यू है, ऊपर वाला भी ए एफ की वैल्यू है, दोनों को आमने सामने रख दो तो तुम्हें मालूम पड़ जाएगा कि रूट 3a इक्वल टू में कितना है? 4r है, ठीक है। तो तुम्हारे पास एड्ज लेंथ कितनी आ गई? 4 रूट 3 अपॉन में 3। 4r अपॉन में अंडर रूट 3। तो ये तुम्हारे पास एड्ज लेंथ की वैल्यू आ गई। तो क्या मैं वॉल्यूम ऑफ द क्यूब निकाल सकता हूँ? हाँ भैया, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल हो जाएगा a का क्यूब, मतलब 4/r/√3 का होल क्यूब, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है? पैकिंग एफिशिएंसी निकालना है, ठीक है। पैकिंग एफिशिएंसी निकालना है तो पहले फॉर्मूला लिखो। पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है जेड इफेक्टिव इनटू में वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन में वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू में 100, ठीक है। तो पैकिंग एफिशिएंसी तुम्हारे पास आ रहा है जेड इफेक्टिव। बॉडी के लिए जेड इफेक्टिव कितना होता है? 2 होता है। बॉडी BCC का मतलब है एक कॉर्नर पे एक बॉडी पे, तो ये हो जाएगा 2 इंटू में वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर हो गया 4/3 πr³, ठीक है। कितनी वैल्यू हो गई? अपॉन में वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल अभी निकाला है 4/r√3 का होल क्यूब इंटू में क्या आ जाएगा? 100, ठीक है ना। अब इसको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट कर लो, वरना इसकी वैल्यू फिक्स होती है। ये सब तुम याद रखो बिल्कुल, ठीक है ना। एग्जाम में कैलकुलेट नहीं करना होता है, ये सब याद करके जाना है। तो ये कितना आ जाएगा? 0.68। ये वॉइड फ्रैक्शन आ गया इंटू में 100 किया, हमने क्या किया? 100 किया है। तो ये कितना आ गया? 68
परसेंट कितना आ गया ये 68% आ गया तुम्हारे पास। ठीक है, किसी को दिक्कत है यहाँ तक? तो वॉइड फ्रैक्शन कितना हो जाएगा या वॉइड इफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 32। 32% हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? देख लो बढ़िया से, डायग्राम देख लो और बस ये वाला पॉइंट समझ लो, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक समझना ही इंपॉर्टेंट है, बस इतना समझ जाओगे तो डायरेक्शन खुद हो जाता है। और डायग्राम बिल्कुल मैंने एक एक पाई तोड़ तोड़ के बताया है कैसे कैसे क्या क्या किया है मैंने। फरहान समझ में आया तेरे को? भैया इससे पहले आपने कौन सा वाला करवाया था? इससे पहले मैंने FCC वाला कराया था मैंने। ये रहा, ये रहा देख। तेरा मन करे तो FCC बोल, CCP बोल या SCP बोल, कोई एक ही चीज़ है ये, ठीक है। ठीक है, एक के 3 नाम है, आंसर एक ही आना है, ठीक है। दैट इज़ 74%। नेक्स्ट यहाँ पे BCC वाला निकलवाया मैंने, मतलब 2 कॉर्नर पे और एक बॉडी पे रख दिया है, तो BCC हो गया ये, राइट। BCC में कितना आ गया तुम्हारा? 68%, ठीक है। तो तुम्हें मेन काम क्या बताया था मैंने? जेड इफेक्टिव तुम्हें याद होना चाहिए और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल निकालना है ना। तो ये तुम्हें याद होना चाहिए और ये तुम्हें निकालना पड़ेगा डायग्राम के अकॉर्डिंग। ये निकाल लोगे तो फिर तुम कैलकुलेट करके तुम आराम से आंसर निकाल सकते हो अपना। तो मैंने यहाँ पे 2 चीज़ के पैकिंग एफिशिएंसी अब तक निकलवा दिए हैं। यहाँ देखो, ये रहा बॉडी सेंटर्ड, ठीक है ना। तो डायग्राम के पॉइंट्स और मेरे भी डायरेक्शन के पॉइंट्स बिल्कुल मिल रहे हैं, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे वॉइड फ्रैक्शन है ना और पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग एफिशिएंसी, ये सब निकाल रखा है यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। तो बिल्कुल लैंग्वेज के साथ यहाँ पे मैंने दे रखा है सब कुछ। वहाँ पे सिर्फ मैथमेटिकल कर रहा हूँ, तो फेयर करना है तो यहीं से कर लेना, ठीक है। PDF में तुम लोग को दे दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। और रिकॉर्डेड लेक्चर यूट्यूब पर डाल दूँगा, रिवाइज़ करना है या किसी का लेक्चर छूट गया है तो देखना है, या किसी का नेटवर्क कनेक्शन इशू हो गया था तो उसको पूरा करना है लेक्चर, तो अपना जाकर देख सकता है दोबारा, कोई दिक्कत नहीं है। है ना। मुझे क्लास के बहुत सारे बच्चे बोलते थे भैया हमारा नेटवर्क चला गया, ये नहीं आया, वो नहीं आया, समझ में। कोई नहीं, सोल्यूशन सॉर्ट आउट हो चुका है। देखो यही 2 मेन थे, इसके बाद जो तीसरा आ रहा है उसमें कोई भी जान बाकी नहीं है ना, उसमें कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास। देखो नेक्स्ट आ रहा है तुम्हारे पास सिंपल क्यूबिक। अब सिंपल क्यूबिक का मतलब क्या है? सिंपल होगा, है ना, मतलब उसमें ज़्यादा ताम झाम नहीं है, इतना एंगल वेंगल नहीं है उसमें। तो नेक्स्ट आ रहा है तुम्हारे पास पैकिंग एफिशिएंसी इन सिंपल क्यूबिक। तो सिंपल क्यूबिक में निकालने से पहले तुम डायग्राम बना लो इसको। राइट, देखो करना कुछ नहीं है इसमें, कोई फालतू चीज़ें नहीं लेनी है। बस एक आइटम यहाँ पे ले लो, शिट, एक आइटम यहाँ पे ले लो, और एक आइटम इसके बगल में ले लेना। इसको हटा कर दिखा देना थोड़ा, ठीक है। काफ़ी बड़ा ले लिया मैंने, इसको मिटाना पड़ेगा, दोबारा ड्रॉ करना पड़ेगा मेरे को। ठीक है जी, इस तरीके से समझ लो। अब देखो मेरी बात समझो यहाँ पर तुम लोग।
इसको नाम दे दो, इस पॉइंट को ए, और इस वाले पॉइंट को नाम दे दो बी। इसका रेडियस मान लो आर, और इसका भी रेडियस क्या मान लो तुम, आर मान लो, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक का टोटल क्या मान लो, ए मान लो, ठीक है ना। तो मुझे तो ए निकालना है, ए की वैल्यू कितनी है, तो तुम्हें यहाँ से ए की वैल्यू कितना दिखाई दे रहा है, 2R। 2r दिखाई दे रही है मेरे को, राइट। तो ए इक्वल टू क्या है हमारे पास, आर प्लस आर 2r, ये वैल्यू दिखाई दे रही है मेरे को। अगर मुझे ए की वैल्यू मालूम है तो क्या मैं वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल निकाल सकता हूँ। अभी आ। हो जाएगा ए क्यूब, 8R तो क्यूब। ये हो जाएगा 8r क्यूब। क्या बोल रहा है, कौन बोल रहा है ये, मैं बोल रही हूँ नेहा। क्या बोल रही हो। रिपीट करो, आपने क्या बोला वो 2R वाला। मैं कह रहा हूँ कि ए से लेकर बी तक की दूरी को, एड्ज लेंथ को मैंने ए मान रखा है ना। और यहाँ से यहाँ तक का रेडियस भी आ रहा है और यहाँ से यहाँ तक का रेडियस भी आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ए की वैल्यू क्या है, आर प्लस आर 2r नहीं है। ठीक है, हाँ ठीक है। अभी वॉल्यूम ले लियो। ठीक है ना, फिर वॉल्यूम निकाल लेंगे ए क्यूब, तो ए क्यूब क्या हो जाएगा, 2r का होल क्यूब, मतलब 8r क्यूब आ जाएगा, ठीक है। और जेड इफेक्टिव कितना होता है इसके लिए, 1 होता है। तो हमें मालूम है इसके लिए जेड इफेक्टिव कितना होना है, 1 हो जाना है। तो अब क्या करना है, सीधा जाना है पैकिंग एफिशिएंसी के फॉर्मूले में, वहाँ पे जाके पुट कर देना है, बस निकल गया। ये सबसे आसान था, ठीक है ना। मैं एक्चुअली में तुमको पहले हार्ड कराया, फिर बहुत ज़्यादा हार्ड कराया, फिर बहुत सिंपल करा दिया मैंने, ठीक है ना। पहले ही आसान करा देता तो मज़ा नहीं आता ना। पहली बार बच्चे ज़्यादा कोशिश करते हैं समझने की, तो पहली बार में ही हार्ड करा दो। तो पैकिंग एफिशिएंसी कितना हो गया, जेड इफेक्टिव इनटू में वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, देखो फॉर्मूला रट जाना चाहिए, तुम्हारे सामने बहुत सा फॉर्मूला लिख चुका हूँ मैं, इनटू में वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल into 100। इनटू 100, फॉर्मूला रट जाना चाहिए तुम लोग को। तो ये हो गया पैकिंग रट गया। एफिशिएंसी इक्वल टू में जेड इफेक्टिव 1, ठीक है ना, इनटू में वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वही पहले वाला 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, अपॉन में वॉल्यूम कितना है 8r क्यूब, ठीक है ना, इनटू में 100, ठीक है। इसको सॉल्व करना, इतना आएगा तुम्हारे पास 0.524 इंटू में 100। इसको सॉल्व करके तुम्हारे पास आएगा, है ना, 52.4%। कभी कभार MCQ में ना ये ऑप्शन नहीं मिलता है, तो MCQ में ये ऑप्शन ना मिलके कहीं कहीं पे 53% लिखा होता है, ठीक है ना। तो अगर 52.4 नहीं लिखा है तो 53% आंसर होगा। तो किसी किसी किताब में भी 53% ही लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये सब तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, राइट। तो ये हो गया तुम्हारे पास पैकिंग इफिशिएंसी की वैल्यू। पैकिंग इफिशिएंसी इसका बहुत आसान था, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी तुम लोग को, ठीक है ना। अच्छा वो कितना है वॉइड, 47.6। 47.6%, ओके गुड। तो ये तुम्हें इतनी सारी बातें मैंने बता दी है निकाल करके, और यहाँ तक मुझे नहीं लग रहा है कि तुम लोगों को कोई डाउट या कोई प्रॉब्लम आया होगा। अगर आया तो पूछ लो, मेरे ज़बरदस्ती कहने से कुछ नहीं है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे किसी को। भैया एक बार मुझे जेड इफेक्टिव बता देना क्या होता है। अच्छा ये तो क्लास जब मैंने स्टार्ट किया था जब बताया था। देखो जो तुम्हारे पास प्रिमिटिव यूनिट सेल होते हैं, तो प्रिमिटिव को सिंपल यूनिट सेल भी कहते हैं। सिंपल मतलब सिंपल यूनिट सेल, सिंपल यूनिट सेल का मतलब क्या होता है, वो यूनिट सेल जिसके सारे के सारे एटम कहाँ पर हो, कॉर्नर पे हो। अब देख कॉर्नर कितना होता है एक क्यूब में, एक क्यूब में कॉर्नर कितना होता है 8, और हर एक का कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/8। तो जेड इफेक्टिव सिंपल यूनिट सेल के लिए कितना आ रहा है 1 आ रहा है। अगर मैं कहूँ कि मुझे जेड इफेक्टिव मतलब नंबर ऑफ एटम, है ना, जेड इफेक्टिव का मतलब होता है नंबर ऑफ एटम, टोटल नंबर ऑफ एटम कितना आया यूनिट सेल के अंदर, तो सिंपल वाले में एक ही आ रहा है। अगर मैं बोलूँगा कि जेड इफेक्टिव निकाल के दिखाओ किसका, BCC का, मतलब नॉन प्रिमिटिव है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक का मतलब क्या है, एक बॉडी पर होगा, बॉडी पे तो एक ही होता है, प्लस में कॉर्नर पे होंगे। तो कॉर्नर वाले का कितना होता है, अभी मैंने निकाला है 1, तो 1 + 1 कितना हो गया 2। फिर मैंने कहा कि तुम जेड इफेक्टिव निकाल के दिखाओ, मतलब नंबर ऑफ एटम निकाल के दिखाओ मुझे FCC के लिए या फिर CCP के लिए, कुछ भी कह लो। तो FCC का मतलब क्या होता है, कॉर्नर
प्लस फेस दोनों पे होगा। तो कॉर्नर के लिए तो 1 फिक्स है, कॉर्नर पे होगा तो 1 प्लस फेस। फेस टोटल कितने होते हैं? 6 फेस पे 6 एटम होंगे और हर एटम का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/2 होता है ना। तो ये कितना आ गया? 1 + 3 दैट इज 4। क्लियर हुआ है बात? हाँ भैया। ठीक है, रिवीजन करते रहो, नहीं तो फिर भूल जाओगे ना। ऐसे तो जेड इफेक्टिव क्या होता है भूल जाओगे। ये सब आसान चीज़ें हैं और आसान चीज़ें ज़्यादा भूलते हैं लोग। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक तो पैकिंग एफिशिएंसी से क्वेश्चन आ जाता है। दूसरा ये जो रिलेशन निकाला है मैंने, कौन सा रिलेशन? ए और आर के बीच में, ये रिलेशन हो गया। दूसरा रिलेशन कहाँ है? ये रहा। ठीक है, ए इक्वल टू में 4r/√3, ठीक है ना। और एक निकलवाया था मैंने एफसीसी के अंदर, दैट इज ए इक्वल टू में 2√2r, ठीक है ना। ये सब रिलेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी कभार ये रिलेशन खुद एमसीक्यू में आ जाते हैं, ठीक है ना। तो तुम लोग को ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े इसलिए मैंने मेहनत कर ली है, ठीक है। तुम लोग को ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े इसलिए मैंने मेहनत कर लिया है, ठीक है। अभी पहले देखो यहाँ पर, ये तुम्हारे पास सिंपल क्यूबिक लैटिस का जो मैं निकलवा रहा था बिल्कुल वही चीज़ है। बस मैंने 2 आइटम नीचे लिए हैं, इसमें 2 आइटम ऊपर ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद मैंने तुम्हारे लिए माइंड चार्ट बना दिया है, ठीक है, जिसमें सिंपल यूनिट सेल का जेड इफेक्टिव अभी निकाल के दिखाया 1 होता है, बीसीसी का 2, एफसीसी का 4। कोऑर्डिनेशन नंबर हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। और हम लोग डिस्कस भी कर चुके हैं किसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, और ये सब पहले पीडीएफ में लिख भी रखा है मैंने और निकलवाया भी। तो सिंपल यूनिट सेल में कोऑर्डिनेशन नंबर कितने होते हैं? 6। बीसीसी में कितना बताया था मैंने? 8। एफसीसी में कितना बताया था मैंने? 12, ठीक है ना। तो एफसीसी कह लो, सीसीपी कह लो या एससीपी कह लो, 12 ही लिखा हुआ है। फिर पैकिंग एफिशिएंसी अभी निकलवाया मैंने जस्ट, सिंपल यूनिट सेल का कितना था? 52.4%। तो यहाँ पे सिर्फ पैकिंग एफिशिएंसी का टेबल बना दिया है, वॉइड का जरूरत नहीं है, वो तो खुद माइनस करके निकाल सकते हो। बीसीसी का कितना निकलवाया अभी मैंने? 68%। एफसीसी का कितना निकलवाया? 74%, ठीक है। अब देखो रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस ऑफ द एटम, ए और आर में रिलेशन। अभी सिंपल यूनिट सेल के लिए मैंने निकलवाया ना, ए इक्वल टू 2r होता है। अभी सिंपल वाला सबसे लास्ट में भी निकलवा के आ रहा हूँ, ठीक है। फिर बीसीसी के लिए निकलवाया था मैंने, है ना। ए की वैल्यू क्या था? 4r/√3, यही था ना। ठीक है, 4r/√3, ये देखो बीसीसी के लिए, ये देखो, है ना। ये देखो ए और आर में रिलेशन है ना, √3a इक्वल टू 4r। तो ये सब निकलवा रखा है, घबराने की बात नहीं है, ठीक है। ये देखो √3a इक्वल टू 4r, और एफसीसी वाला भी निकलवा दिया है, √2a इक्वल टू 4r, है ना। या ऐसे बोल सकते हो a इक्वल टू में 2√2r, क्या कह सकते हैं? a इक्वल टू 2√2r, ठीक है। फिर यहाँ पे एक एक्स्ट्रा मैंने ऐड कर दिया है, अगर किस्मत सही नहीं रही, एग्ज़ाम ज़्यादा टफ आ गया तो कभी कभार ये सब भी आ जाते हैं फालतू की चीज़ें, है ना। कि डायमीटर ऑफ द एटम और एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल के बीच में रिलेशन बता दो। तो देखो ये 2r, ये 2r एक्चुअली में क्या है? डायमीटर ही तो है, डायमीटर। ठीक है ना, डायमीटर है। तो मैं कह सकता हूँ a इक्वल टू d, ठीक है। वैसे यहाँ पे देखो √3a को रहने दो, 4r में से 4r को मैं लिख सकता हूँ 2d, और 2d का 2 मैं नीचे भेज सकता हूँ, तो d की वैल्यू कितना आ जाएगा? √3a/2। क्लियर है ये पॉइंट? जी भैया। ठीक है। मेरा पता नहीं क्या हो गया, ये अभी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में मेरा पेन काम नहीं कर रहा है, ठीक है, पता नहीं क्या हो गया। यहाँ पे लिखा है स्टॉप इंकिंग, अब क्यों स्टॉप है वो मुझे मालूम नहीं पड़ रहा है, लगता है इसका इंक खरीदना पड़ता है। बताओ यार, डिजिटल चीज़ों के भी इंक खरीदने पड़ते हैं। चलो देखेंगे क्या करना है। फिर यहाँ पे देखो तुम्हारे पास ए और आर के बीच में रिलेशन था, √2a, है ना, √2a इक्वल टू 4r। तो यहाँ से अगर मुझे d बनाना है तो 4r को मैं क्या कह सकता हूँ? 2d। 4r को मैं क्या कह सकता हूँ? 2d। तो उसका 2 नीचे भेज सकता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा √2a/2, या a बाया क्या हो जाएगा? √2 हो जाएगा। किसी भी तरीके से वो फॉर्मूला लिख सकता है। तो ये टेबल तुमको माइंड चार्ट में भैया याद होना स्क्रीन शो नहीं हो रहा है, चाहिए। क्या हो गया? स्क्रीन शो नहीं हो रहा है। मेरा स्क्रीन शो नहीं हो रहा है नहीं भाई, सबको नहीं हो रहा है? नहीं भैया दिख तो रहा है स्क्रीन। हो रहा है भैया, दिख रही है। सबको दिख क्लियर रहा दिख है? रहा पूरा। पूरा क्लियर दिख रहा है? बताओ, पता है तुमने नहीं यहाँ पे नहीं आ रहा है। भैया डेटा खत्म हो चुका।
तुम पिन कर लो, पिन कर लो, ठीक है ना। जाओ सबके इमेज को देखो और जहाँ पे मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा उसको पिन कर लो, या फिर नेटवर्क में आ जाओ। अगर फिर भी नहीं होगा तो रीजॉइन करना मीटिंग कार्ड करके। फिर भी नहीं होगा तो भैया की यूट्यूब लिंक देख कर लेना। इतनी बात क्लियर हो गई, आगे चलें। आ गया। ठीक है, लास्ट टॉपिक है तुम्हारे आज के क्लास का ये। इन केस ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल, देखो यार क्यूबिक क्रिस्टल के केस में है ना हमको डेंसिटी निकालना पड़ता है। अब तक हमने क्या निकाला है, जेड इफेक्टिव निकाला है यूनिट सेल का, कोऑर्डिनेशन नंबर देखा है हम लोगों ने, वॉल्यूम निकाला है ना, इतनी सारी चीज़ें निकाल रखी है। अब एक नई चीज़ आ गई है, डेंसिटी निकालना है। डेंसिटी कैसे निकालना होता है यूनिट सेल का, ठीक है ना। तो डेंसिटी का सीधा सीधा फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ पे तुमको दिखाई दे रहा होगा, इस पॉइंट पर तुमको दिखाई दे रहा होगा मास ऑफ द यूनिट सेल अपॉन में वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। अगर मास अपॉन वॉल्यूम निकालेंगे तो हमको डेंसिटी मालूम पड़ जाएगा। अब देखो मास ऑफ यूनिट सेल क्या होता है, मास ऑफ यूनिट सेल होता है कैपिटल एम अपॉन में एन ए। कैपिटल एम क्या है, मोलर मास है, और एन ए क्या है, अवोगाड्रो नंबर है ना। तो मोलर मास पर यूनिट अवोगाड्रो नंबर क्या देगा मुझे, मास ऑफ एन एटम। क्या देगा मुझे, मास ऑफ एन एटम। एक एटम का मास दे देगा, क्या दे देगा मुझे, एक एटम का मास दे देगा, ठीक है ना। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, तो मोल कॉन्सेप्ट का है, ठीक है। तो ये मास ऑफ द यूनिट सेल कितना हो गया, z इंटू में स्मॉल m। और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना होता है, a क्यूब। अभी निकलवा के आ रहा हूँ, अगर a मालूम है तो a क्यूब निकाल के हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना हो गया, a क्यूब। अब स्मॉल m की वैल्यू क्या होती है, कैपिटल M अपॉन में अवोगाड्रो नंबर, उसको पुट कर दिया तो डेंसिटी का एक फॉर्मूला आ गया। क्या आ गया, डेंसिटी का फॉर्मूला z इफेक्टिव इंटू में मॉलिकुलर मास मोलर मास अपॉन में अवोगाड्रो नंबर इंटू में a क्यूब। तो इस फॉर्मूला को ध्यान में रखना है। इस फॉर्मूला में देखो यहाँ पर मैं कह रहा था डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, इसमें तुम्हें डेंसिटी निकालना है। तो डेंसिटी क्या हो जाएगा, जेड इफेक्टिव इनटू में मोलर मास अपॉन में वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल इनटू में अवोगाड्रो नंबर, ठीक है। ये बात मालूम होनी चाहिए तुम लोग को, ओके। अगर ये सब बातें तुमको मालूम होगी है ना, तो तुम इसको क्या करोगे, डेंसिटी निकाल सकते हो। अब ज़रूरी नहीं है यहाँ से तुमको सिर्फ डेंसिटी निकालने के लिए बोले, कभी कभार तुम्हें क्या करता है, जैसे इसमें कितने टर्म है टोटल, 1 2 3 4 5, टोटल 5 चीज़ें हैं। तो 5 में से 4 चीज़ दे देगा और एक चीज़ बोलेगा निकाल कर दिखाओ। तो वो एक चीज़ कुछ भी हो सकता है। ज़्यादातर क्या पूछता है मैं बता दे रहा हूँ, ज़्यादातर तुमसे ये पूछता है एड्ज लेंथ, क्योंकि इसको निकालने के लिए लॉग और एंटी लॉग, इसको निकालने के लिए लॉग और एंटी लॉग दोनों यूज़ होते हैं। कैलकुलेशन काफ़ी टफ हो जाती है जब क्वेश्चन बोल देता है कि एड्ज लेंथ निकाल के दिखाओ, और बाकी चारों चीज़ दिया रहेगा, डेंसिटी, जेड इफेक्टिव, एम और एन ए तो हमें मालूम होता है। एन ए कितना होता है 6.022 इंटू में 10 की पावर 23 मोल, है ना, ये तो हमें मालूम होता है, राइट। तो अगर तुम्हें ये निकालने के लिए बोल दिया ना तो फिर कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, क्योंकि देखो यहाँ पे ए का क्यूब है और ए के क्यूब से अगर मुझे ए निकालना है तो इस पूरे पे क्या आ जाएगा, अंडर रूट क्यूब आ जाएगा। तो उसके लिए मुझे लॉग और एंटी लॉग का सहारा लेना पड़ता है कैलकुलेशन करने के लिए, ठीक है ना। तो अगली क्लास में आने से पहले तुम लोग को क्या करना पड़ेगा, लॉग और एंटी लॉग रिवाइज करके आना होगा, जो कि मैंने क्लास 11 में पढ़ा दिया था, 2 बार पढ़ाया था मैंने, ठीक है ना। किसी को 2 बार पढ़ाया था, किसी को 1 बार, किसी को 3 बार पढ़ाया मैंने, क्योंकि कुछ बच्चे एब्सेंट भी हो रहे थे क्लास में, तो वो कह रहे थे भैया दोबारा बता दो, ठीक है ना। और तुम्हारे पास मेरे नोट्स पड़े होंगे लॉग और एंटी लॉग के, देख लेना, ठीक है। बाकी मैं कभी फ्री होऊंगा तो लॉग और एंटी लॉग पे वीडियो बना के अपना डाल दूंगा मैं, टेंशन मत लो। तो तुम्हें मैक्सिमम जगह ए पूछा जाता है या तो डेंसिटी पूछी जाती है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें जेड इफेक्टिव और एम भी पूछा गया है, लेकिन ज़्यादातर तुम्हें किस पे ध्यान देना है, ए वाले पे ध्यान देना है, क्योंकि डेंसिटी, जेड इफेक्टिव या एम निकालने के लिए, कुछ भी निकालने के लिए आएगा तो कैलकुलेशन आसान है, लेकिन अगर ए निकालने के लिए बोल दिया तो वहाँ पे तुम्हें लॉग और एंटी लॉग, टाइम बर्बाद और काम ज़्यादा हो जाएगा। तो सारा तुम्हें फोकस किस पे करना है, ए कैसे निकालना है। और ए कैसे निकालने के लिए तुम्हें सबसे ग्रिप किस पे तेज होना चाहिए, तुम्हारा सबसे ज़्यादा पकड़ तुम्हारा लॉग और एंटी लॉग पे होना चाहिए, है ना। तो तुम्हें बस इतना ही काम करना है। अगली क्लास में आने से पहले लॉग और एंटी लॉग को क्या करना है, रिवाइज करके आना है। बेटा नहीं करके आया ना तो फिर मुंह देखते रह जाओगे आंसर कैसे निकल रहा है, 100% कह रहा हूँ। अगली क्लास में बस इसी से रिलेटेड लॉग और एंटी लॉग होगा। अभी देखो इसके अलावा भी बहुत सारे स्लाइड मैंने तैयार कर रखे हैं, अभी उन्हें भी पढ़ाना है। ये होने के बाद तुम्हारा मैथमेटिकल और न्यूमेरिकल और
डेरिवेशन वाले पार्ट खत्म हो जाएंगे, फिर सिर्फ थ्योरी बचेगा। तो थ्योरी बचेगा तो हम जल्दी, बहुत जल्दी क्लास खत्म कर देंगे, 2 दिन में खत्म हो जाएगा चैप्टर, ठीक है ना। तो अभी पहले मुझे डेंसिटी पे, ए क्यूब पे, जेड पे और एम पे नोमेकल करवाना होगा अलग अलग टाइप के। जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, है ना, तो तुम्हारा वो काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ठीक है, अभी कोई आउट नहीं होगा, मुझे कुछ बात करनी है तुम लोगों से असाइनमेंट के रिगार्डिंग। क्या होता है ना, कुछ बच्चे क्लास होती है बहुत तेज़ी से भागते हैं। अच्छा सुनो, मुझे भी बात करनी है आपसे, सुनो जल्दी। एक मिनट